18 मार्च को जब बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाने का फैसला किया तो हर कोई हैरान रह गया। कट्टर हिंदूवादी फायरब्रांड नेता के तौर पर मशहूर योगी आदित्यनाथ को यूपी में बदलाव की जिम्मेदारी सौंपी गई तो सबके मन में एक ही सवाल था कि अगर योगी ने कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा नहीं बदला तो यूपी में बदलाव कैसे होगा। अब धीरे धीरे लोगों को योगी आदित्यनाथ के अंदाज और मिजाज में बदलाव साफ दिखने लगा है। सीएम बनने के बाद उन्होंने एक भी विवादित बयान नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ ने सचिवालय से लेकर थाने तक का दौरा करके अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो सरकार चलाना जानते हैं। गोमती रिवर फ्रंट पर समीक्षा बैठक में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दो टूक दी। योगी के राज में यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान चर्चा में है और इसका भी हिंदुत्व के एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। आज बाबा रामदेव के योग महोत्सव में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग और योगी सबके हित की बात है। योग गुरु रामदेव ने यूपी में योगी सरकार के जरिए राम राज्य लाने की भविष्यवाणी की तो योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि वो सड़क से सदन तक पहुंचे हैं। उन्होंने यूपी की बीमारियों के बारे में पता है जिसे दूर करने के लिए वो कड़े फैसले लेने में हरगिज नहीं हिचकेंगे। योगी लोग तमाम प्रकार की बातें करते हैं, कह रहे हैं। और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। जब मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे, तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कहूं, कैसे कहूं। अगर मना करता हूं तो लोग कहेंगे देखिए पलायन का रास्ता अपना रहे हैं। सूर्य नमस्कार में हमारे जितने आसन आते हैं, जितनी मुद्राएं आती हैं, उसमें जो बंद लगते हैं, उसमें प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, आप सबको अगर देख लें तो हमारे मुस्लिम बंधु जो नमाज पढ़ते हैं आप देखते होंगे उससे मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ कितना बेहतर समन्वय है, लेकिन कभी उसको जोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ लोगों को योग में नहीं भोग में विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से वे योग में विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो सवाल यहां से बड़ा है कि क्या अपनी छवि को बदलना योगी के लिए मजबूती भरा होगा या मजबूरी भरा। इसी सवाल पर हमारी बहस होगी। जाति विशेष को क्या योगी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने उन पर यह आरोप लगाया है, इस पर भी बात होगी। और हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मुकेश नायक जी, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया, जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन और वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नरसिम्हा राव साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर यूपी का राज चलाना है तो मोदी जी को, योगी जी को अपनी छवि बदलनी होगी। मोदी जी ने तो योगी जी को मौका दे दिया और पिछले 10 दिनों में कुछ ऐसे बयान नहीं आए योगी जी की तरफ से जैसे वो लगे कि वो हार्डलाइन हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं। तो क्या योगी जी अब बीच की लाइन लेके चलेंगे जो उनके लिए आने वाले समय के लिए खतरनाक हो सकती है? नहीं दीपक जी, योगी जी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया और भारतीय जनता पार्टी का हम एक घोषणा पत्र को लेकर के चुनाव में गए थे। जनता ने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी जी पर, खासकर उन पर विश्वास करके जनता ने हमें जनादेश दिया है। ये बड़ा जनादेश मिला है और हमें और योगी जी को, आदित्यनाथ जी को इस घोषणा पत्र को और उत्तर प्रदेश में जो भी खामियां रही हैं गवर्नेंस के तौर पर उसको पूरा करना है, उन वायदों को पूरा करना है और विश्वास दिलाना है जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, किस प्रकार का अनुभव, गवर्नेंस का अनुभव उनको हो नहीं पाया आज के पहले। ये काम करने में योगी जी बहुत काबिल, अपने आप को काबिल प्रूव किए हैं। मुझे बहुत स्ट्रांग इको आ रहा है तो इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूं, आप प्लीज फिक्स करा दीजिएगा। तो जो उनके सामने जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं,
जो गवर्नेंस के लिए हमने जो ऑलरेडी एक रोड मैप दिया है घोषणा पत्र के संकल्प पत्र के नाम पर, उस रोड मैप को लेकर के उनको इंप्लीमेंट करना है और पूरे पार्टी उनके पीछे खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको पूरी तरह सरकार को चलाने के लिए उनको दायित्व दिया है और पिछले 10 दिन में जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया है, मैं इसको केवल ट्रेलर कहूंगा, तो इससे पूरी तरह साबित होता है कि हमारी सरकार और योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे चल रही है और हम जो जो वायदा किए हैं जनता को, वो सभी वायदों में हम सही ढंग से खड़े उतर कर जनता को ऐसा अनुभव होगा और पिछले 10 दिन में जो कार्य किए हैं उसी से लोगों को लगता है तो पूरी तरह ये सरकार उनके आकांक्षों के अनुरूप चलेगा और इस बात को लेकर हमारे पार्टी में बहुत ज्यादा संतोष है। पूरे देश भर में इस प्रकार की एक अच्छा संकेत गया है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल एक मैंडेट जीती है और उस मैंडेट को तब्दील करने में अपनी गवर्नेंस के जरिए भरपूर प्रयास कर रही है। इस प्रकार का पॉजिटिव संकेत पूरे देश भर में गया। ठीक है, पॉजिटिव संकेत गया है, लेकिन डॉक्टर अनुराग सिंह भदौरिया, आप जिस गलती के चलते मारे गए वो ये थे कि आप एक जाति विशेष को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, जिससे बाकी जातियां आपसे नाराज थी। अब अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं उसमें भी वो कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, यानी यादवों को टारगेट किया जा रहा है और कई लोगों ने बात कही, खुद अखिलेश यादव ने बात कही। क्या आपको नहीं लगता कि आप वही पुरानी मिस्टेक को दोहरा रहे हैं जिस मिस्टेक ने आपको सत्ता से बाहर किया है? देखिए, हम लोगों ने हमेशा, फिर आपको मैं दीपक जी आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने विकास की बात की थी और विकास की राजनीति की थी। आज योगी जी का आपने सुना होगा कि जो पहले बोलते थे, जो आप बोल रहे हैं, उनकी भाषा शैली बदल गई है। और आप जानते हो, जब कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बदलता है तो वो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा अपने व्यक्तित्व के अनुसार चलना चाहिए। अगर वो व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व के अनुसार नहीं चलेगा तो उसको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि ये बात आप भी मानते हैं कि वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते थे और कभी उनके मुंह से मुस्लिम बंधु शब्द निकला नहीं है। जब मुस्लिम बंधु शब्द उनके मुंह से निकल रहा है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, तो एक्सेप्ट नहीं तो कर फिर सकते। आपके लिए खतरे की घंटी है, तो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। मेरे लिए नहीं, फिर योगी नहीं, मेरे लिए नहीं, एक्सेप्टेड लीडर बन जाएंगे। जिसको आपने अपना व्यक्तित्व बदल रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब अपनी चाल आप बदलते, जैसे किसी बैट्समैन को आप जो बहुत 20-20 खेलता हो, आप उसको ले जाके अगर अपनी उसमें नंबर 7 पे उतार देंगे तो उसकी जो स्थिति होती है ना, क्योंकि आपका स्वभाव होता है, आप स्वभाव तो नहीं बदल सकते ना, स्वभाव तो एक सर्टेन एज तक होता है, उसके बाद स्वभाव बदलने में दिक्कत होती है। उसके बाद एक नाटक और एक दिखावा तो हो सकता है, बट स्वभाव बदलने में दिक्कत तो आती है, तो आप मानते हो। दूसरी बात, आप जो बात कह रहे हो कि हमने लास्ट इतने दिनों से इनकी गवर्नेंस देखी है, आप देखो, अभी आपने बताया कि एसआई को पीट रहे थे। अच्छा, यही अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसी घटनाएं होती तो इस तरह से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि हम लोग ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जाके उसको मार रहे थे। अभी देखिए, उस न्यूज की फ्रंट पेज में न्यूज नहीं होगी, क्योंकि किसी महिला को मारना इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। मैं तो ऐसा मानता हूं, किसी महिला, वो भी पुलिस की महिला को पीटना। सर, आपने इंडिया न्यूज में देखा, सुबह से फर्स्ट और सेकंड हेडलाइन चल रही है। नहीं, आप चला रहे, लेकिन आप मानते हो ना इस बात पे कितनी एग्रेसिव होती थी हमारी जब सरकार होती थी, तो ये बीजेपी वाले कितने एग्रेसिव होते थे। उसके बाद एसिड हुआ। आप एग्रेसिव नहीं है तो आपकी कमजोरी है ना, आप एग्रेसिव नहीं है तो ये आपकी कमजोरी है और इसीलिए शायद चुनाव हार गए। आपकी मीडिया के सामने, मैं आपकी मीडिया के सामने बोल रहा हूं, बहुत एग्रेसिव होकर बोल रहा हूं कि कानून व्यवस्था को आपको सुधारना चाहिए, क्योंकि 325 सीटें आपका पब्लिक ने आप पे आस्था दिखाई है, और जब आपके ऊपर आस्था दिखाई है तो आपकी जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि रोमियो उसका आप खोल के वहां जाके पकड़ रहे हो झाड़ी झंकड़ में, उधर जाके बंद कमरे में लोग जाके होटल में रेप कर दे रहे। आपको एक ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ऐसा, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा आप पे विश्वास कर लिया ना पब्लिक ने, 325 सीटें दी हैं। अब आप इसी में डूबे रहेंगे, इस सब चीजों की रोज कि आज ये है आज वो है। मैं चाहता हूं कि आप विकास की बात होनी चाहिए, आप विकास को कैसे आगे बढ़ा जाए, उस पे हम कैसे उनके ऊपर क्या दिशा। नहीं, वो तो विकास आपको तब मालूम पड़ेगा जब गोमती रिवर फ्रंट की फाइलें खुलेंगी, जब आगरा एक्सप्रेसवे की फाइलें खुलेंगी, जब फाइलें खुलेंगी, मेट्रो की फाइलें खुलेंगी, तब सब मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ था विकास। नहीं, मैं कहता हूं दीपक जी, फाइल खुल जाए,
दोनों फाइलें खुल जाएं, लेकिन आप 5.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हो, उसके बाद फाइल खोज के आप उसकी कमियां निकालोगे तो कोई भी डेवलपमेंट काम करोगे, किसी की कमियां निकालना बहुत आसान है दीपक जी। चलिए ठीक है, करना बहुत मुश्किल काम है। मैं बहस को आगे ले जाता हूं, आज के मुद्दे पर ले जाता हूं। नरसिम्हा राव साहब, अगर विकास के और फाइल के डर से हम डेवलप काम नहीं करेंगे, अगर फाइल के डर से हम विकास नहीं करेंगे तो प्रदेश वहीं का वहीं रुक जाएगा, फाइलें खुलती रहेंगी। अरे विकास का काम होगा तो कुछ ना कुछ फाइलें खोलने का मौका मिलेगा, कर लो फाइल, लेकिन विकास तो हो रहा है ना, आप उसमें कमियां निकालो जितनी निकाल सकते हो, आप भी विकास करो, आपको विकास करना है, कुल मिला के कहानी ये है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की नीति करी है। नरसिम्हा राव साहब, एक तरफ तो आपके मंत्री कहते हैं कि अमीरों को हज सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ योगी जी अपनी छवि के हिसाब से पहले ही फैसला लिया उन्होंने, और वो फैसला ये था कि हिंदुओं को भी अब जो है कैलाश मानसरोवर में सब्सिडी मिले। तो क्या ये राजनीति योगी जी की तुष्टीकरण की नहीं है? अब देखिए, पहले मैं हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने जो कहा उसका रिएक्शन देना चाह रहा था। अब देखिए, अब तक 10 दिन पहले तक जो वहां 5 साल से जो सत्ता था वो एक पूरी तरह गुंडा राज चल रहा था उत्तर प्रदेश में, ये जनता अनुभव कर रही थी। हम तब तक आरोप, ये केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, तो वो गुंडा राज को खत्म करके कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया केवल हमारी सरकार बनने के बाद ये शुरू हुआ है, और जनता में पूरी तरह एक भरोसा आ गया है कि ये जो सरकार है, ये जो को स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया केवल हमारी सरकार बनने के बाद ये शुरू हुआ है, और जनता में पूरी तरह एक भरोसा आ गया है कि ये जो सरकार है, ये जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और गुंडों को और इस प्रकार की क्राइम करने वालों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। आपके सरकार में सपा सरकार, क्राइम तो रोज हो रहा है प्रवक्ता साहब, क्राइम तो रोज हो रहा है, ये खत्म हो गया, और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था खत्म हो गया। आज ही तो महिला को पीटा आप कर रहे हो, कानून व्यवस्था को कायम करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, और जो हमने पिछले 8-10 दिन में किया है, ये सारे काम हमने अपने संकल्प पत्र में हमने प्रॉमिस किया है। हम अपने संकल्प पत्र के में जो बिंदु हैं, उन सबको हम इंप्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं दीपक जी। जो हम किसी प्रकार किसी के साथ हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं, और कैलाश यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, मानसरोवर यात्रा में जो छोटी मोटी जो राहत दिया जाता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस देश में ये सेक्युलरिज्म का पैमाना माना गया कि आपको हिंदुओं के खिलाफ काम करो, हिंदुओं के प्रति कोई आज तक कुछ मत करो, और केवल मुस्लिम संप्रदाय के लिए करो, ये भी नहीं होनी चाहिए। जब उनको हज सब्सिडी मिलता है, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि आपने भी वही किया। अगर कांग्रेसियों ने और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया हज सब्सिडी के नाम पे, तो कैलाश मानसरोवर के नाम पर आप हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मैं सीधे राजीव रंजन जी को, ये मेरा ये सबका साथ सबका विकास, ये केवल सबका साथ सबका विकास। हम किसी के हमने हज सब्सिडी तो नहीं बंद किया है, हमने कहीं रोक नहीं लगाई है, तो लेकिन सभी धर्मों के साथ, सभी नागरिकों के साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए, ये हमारे पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास। राजीव रंजन जी, आप तो पॉलिटिक्स के इतने बड़े स्टूडेंट हैं, आपको तो लग रहा होगा कि 3 साल बाद आखिरकार मोदी जी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलकर 2019 के लिए रास्ता साफ कर लिया है। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह और पाखंड से उबर रही है। जो पार्टी का चिंतन, पार्टी का चेहरा, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की कार्यशैली जो रही है, और जिन सवालों पर वो मैंडेट लेने की कोशिश करते रहे हैं, वो उन्होंने अपना नेचुरल चॉइस उत्तर प्रदेश को बता दिया, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की ताजपोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरी तरह से जनता के सामने खुलकर के सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बने अभी कुछ गिनती के कुछ दिन हुए हैं, इसलिए इस सरकार को इतनी मोहलत जरूर मिलनी चाहिए कि उनके
कार्यों की समीक्षा बाद में की जाए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, सांसद योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि में जो भारी फर्क है वो समझने की जरूरत योगी आदित्यनाथ जी को होगी। और ये एक बड़ी चुनौती है जो उनके तेवर रहे हैं, जो उनका स्वभाव रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने विवादित बातें कही हैं, बल्कि देश के कई हिस्सों में जाकर के उन्होंने बातें कही हैं, उनसे उबर करके एक बड़े प्रशासक की भूमिका में और उत्तर प्रदेश के सामने जो जमीनी चुनौतियां हैं उनका सामना करके अगर वो एक अच्छा रास्ता तय करते हैं तो मुझे लगता है ये उनके सामने भी एक अवसर है और उन्हें मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सब कुछ जो कुछ चल रहा है उसमें बूचड़खाने जैसे सवाल को लेकर जिस प्रमुखता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार किया है, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विकास के लिए जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए उन्हें समझना होगा। और फिर से अगर वो चुनाव के जरिए उन्हें जनादेश अगले 5 वर्षों के लिए मिला है। क्या बात कर रहे हैं राजीव रंजन जी, अवैध बूचड़खानों को बंद करना। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अवैध बूचड़खानों को बंद करना ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर आपकी सरकार बिहार में ऐसा नहीं कर रही है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रही है। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा, आप पूरी बात मुझे कह लेने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत किया है। मैंने कहा विकास की प्राथमिकताएं तय करनी अगर है तो निश्चित तौर पर यह सवाल सुर्खियां जरूर देगा। ध्रुवीकरण के रास्ते पर जो जाना पहचाना एजेंडा है, वोट बैंक के विस्तार में उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन 5 वर्ष के लिए सत्ता मिली है। और जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का दर्द है, जो विकास की चुनौतियां हैं, जो अलग अलग संभागों के अंदर जो विषमताएं हैं, उनको पूरा करने का दायित्व तो मुख्यमंत्री जी पर है। और ये जनता का विशाल मैंडेट है। ये अलग बात है कि हमारे अहंकार और हमारे दलों के बीच अगर कोई सही सामंजस्य नहीं बन पाया जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन मैंडेट उनके पास है और इसीलिए इन सवालों को हल करने की दिशा में मुकेश अवैध बूचड़खानों को जिस तरह से प्रमुखता दी जा इस रही मुद्दे पर भी हम आएंगे, इस मुद्दे पर भी आएंगे। मुकेश नायक जी, सवाल है क्या पूरा किया जाना चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी छवि बदलना एक मजबूरी बन गया है अब, या आप कह रहे हैं कि उसी छवि के साथ वो रह सकते हैं, डबल स्ट्रोक खेल सकते हैं? नहीं, छवि उन्हें अपनी बदलना चाहिए और वो बदल रहे हैं। बहुत गंभीर जिम्मेदारी उनके ऊपर है। देखिए, जो व्यक्ति ये कहता था कि सूर्य नमस्कार करने वाले मुसलमानों को समुद्र में जो नहीं करते हैं सूर्य नमस्कार, ऐसे मुसलमानों को समुद्र में डुबो देना चाहिए, वो आज ये कह रहे हैं कि नमाज और सूर्य नमस्कार में समानता है। और जो मुस्लिम बंधु शब्द का उपयोग किया, वो नमाज पढ़ते हैं और जो योग करते हैं उनमें समानता है। उन्होंने एक समन्वय की बात कही। मैं आज उनका पूरा भाषण सुन रहा था, रामदेव बाबा का भी मैं भाषण सुन रहा था। रामदेव बाबा ने खुद ये कहा, आज तक पर मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, कि आज से 15 साल पहले जो आक्रामक, जो तीखे और मुसलमानों से घृणा करने वाले योगी आदित्यनाथ का जो रूप मैंने देखा था, उसमें आज एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। मैं इससे देश के हित में, प्रदेश के हित में एक अच्छा संकेत मानता हूं। अभी उन्हें सत्ता पर बैठे बहुत कम समय हुआ है, उन्हें हमें समय देना चाहिए ताकि उनका पूरा दृष्टिकोण शासन प्रशासन के प्रति, नीतियों के प्रति, आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमों के प्रति, उनका पूरा दृष्टिकोण जब सामने आएगा तब उनके कार्यकाल को लेकर, आशा और आशंका दोनों को लेकर हम कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, मुकेश जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं कमेंट विवेक से लेता हूं। विवेक, क्या आपको लगता है जब आप योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुनते हैं शब्द मुस्लिम बंधु और वो सूर्य नमस्कार और नमाज के बीच की समानताएं बताते हैं, तो आपको कुछ अटपटा सा लगता है? देखिए दीपक, इसमें अटपटा लगने की कोई बात नहीं है, कतई नहीं है। कोई भी नेता जब विपक्ष में होता है उसकी बोली दूसरी होती है, जब सत्ता उसको मिलती है उसके पास उसके साथ तमाम जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और आज जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे उन पर हंसी आती है। 2007 में जब मायावती सरकार बनी, आपको याद होगा, मुलायम सिंह और अमर सिंह पर 150 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। एक झटके में एक भाषण दिया गया, 150 मुकदमे दर्ज कराए गए, लेकिन उस मुकदमे का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। 2012 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो कहती है कि मायावती के पार्कों की और मूर्तियों की हम जांच कराएंगे, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े मामले हैं,
देखेंगे कौन दोषी, सबको जेल भेजेंगे। पार्कों के अंदर जो इन्होंने पार्क बनाए हैं उसमें अस्पताल बनवाएंगे। क्या हुए वो सब वादे? ये सब चीजें तब होती हैं जब आदमी विपक्ष में बैठता है, वो कुछ और बोलता है। सत्ता मिलने के बाद एक जिम्मेदारी होती है, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और प्रदेश को चलाना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। प्रदेश को चलाना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ जी वो सामंजस्य बिठा पाएंगे? इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ इस पर भी बात होगी कि क्या योगी की बदली हुई छवि उनके समर्थक जो उनको प्यार करते हैं, जो उनको समझते हैं, वो पचा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने योगी के एक दूसरे। तो क्या वाकई यूपी में राम राज्य लेकर आ जाएंगे योगी और उससे उत्तर प्रदेश निरोग हो जाएगा? यह बड़ा सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि योगी को अपनी छवि में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। लेकिन जब इंसान छवि बदलने जाता है तो कई तरह की शंकाएं होती है, कई तरह के सवाल मन में उठते हैं। विवेक, मुकेश नायक जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो अपनी छवि बदलें, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमोवेश राजीव रंजन जी ने भी वही बात कही, लेकिन घूम फिर के वो आ गए कि नहीं, ये हिंदुत्व के एजेंडे को सामने ले जाएंगे। सवाल ये है कि क्या महंत योगी आदित्यनाथ के समर्थक इस बात को पचा पाएंगे कि जिस लाइन को वो लेकर आज तक चलते रहे थे, स्वामी जी या योगी जी उससे अलग इतर बात कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा मुश्किल पाएंगे कि जिस लाइन को वो लेकर आज तक चलते रहे थे, स्वामी जी या योगी जी उससे अलग इतर बात कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभी बहुत शुरुआती चीजें हैं, कुछ दिन हुए हैं बने हुए। अभी देखना पड़ेगा बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं दोनों चीजों के बीच में। एक तरफ हिंदू अपीजमेंट है, दूसरी तरफ कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे, सबका विकास, सबका साथ की बात कर रहे हैं। तो अभी देखने वाली चीज होगी कि किस तरह इसका ये इस थ्योरी का मिश्रण करते हैं, किस तरह सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, या किस तरह ये भी हो सकता है कि हेडलाइन उनको लेनी पड़े एक समय। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला, उससे एक तरफ लगता है कि हिंदू अपीजमेंट इतना आसान नहीं होगा इनके लिए छोड़ना। ठीक है, नरसिम्हा राव साहब, क्या आपको लगता है कि जो बात उन्होंने कही है कि सूर्य नमस्कार कमोबेश नमाज जैसा ही है और पुराने उनके जो बयान थे, इन चीजों को देखकर क्या वो एक नए विवाद को हवा दे रहे हैं? क्या वो एक नई चीज कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य नमस्कार और नमाज आज तक कभी भारतीय समाज में साथ साथ चल नहीं पाए, आज तक कभी मुसलमानों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको। क्या ये उनकी बात कहने का नया तरीका है? नहीं दीपक जी, जो भी योगी जी ने कहा है, इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी बात उन्होंने कही है। सभी धर्मों के जिस प्रकार की समानताएं हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा बताकर, किसी को बड़ा बताकर नहीं कहा है। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जब कोई अच्छे बात कहते हैं, उसको भी किसी प्रकार गलत तरीके से उसका मिस इंटरप्रिटेशन करना भी सही नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है इस प्रकार की हार के बाद हमारे विरोधी दलों में भी इस प्रकार की ताकत नहीं है, इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अब तक करते रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, न भारतीय जनता पार्टी न योगी जी, किसी ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। कोई छवि का परिवर्तन नहीं है, कोई उसूलों का परिवर्तन नहीं है। बाकी जनता जो है, बाकी राजनीतिक दल और कुछ हद तक मीडिया हमारी जो सोच है इसको समझने लगी है, क्योंकि जनता ने उस पर मोहर लगाया है। जब हम कहते थे ये जो जिस प्रकार की, जिसको आप सेक्युलरिज्म कहते हैं, ये एक प्रकार की वोट बैंक की राजनीति है, वो हमने चुनावों में कहा। हम पिछले जब से पार्टी बनी तब से हम यही बात कह रहे हैं, आज भी हम उस बात पर कायम है। तो लेकिन बाकी लोगों को ये समझ में आया, जनता भी हमारे साथ है, जनता भी सही सेक्युलरिज्म को, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसी को मानती है। किसी प्रकार वोट बैंक राजनीति को धर्मनिरपेक्षता मानने के लिए जनता राजी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हमारी जो नीति और हमारी जो विचारधारा वही का वही कायम है। वही कभी भी 3 साल सत्ता में है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 3 साल से प्रधानमंत्री पद संभाले हुए हैं। हमने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री जी उसी रास्ते पर चले हैं। ठीक है, किसी को हिम्मत नहीं हुई किसी प्रकार की
किसी प्रकार की भेदभाव दिखाने की। तो डॉक्टर- हम अपनी डॉक्टर जगह भदौरिया। हैं, बाकी लोग अपनी विचारधारा को, हमारे विचारधारा को बेहतर समझने लगे हैं। डॉक्टर भदौरिया, क्या वाकई में विचारधारा को बेहतर समझने लगे हैं या फिर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ? कुछ लोग दबी जबान में कह रहे हैं, हालांकि उनको मात्र 10 दिन हुए हैं, लेकिन कुछ लोग दबी जबान में ये भी कह रहे हैं कि वक्त आने पर बीजेपी का, संघ परिवार का हिडन एजेंडा सामने आ सकता है। फुसफुसाहट तो इस बात की हो रही है, आप कितना एग्री करते हैं इस बात से? अभी नरसिम्हा राव जी कितनी अच्छी बात कह रहे थे कि हम सेक्युलर पे और लोकतंत्र पे यकीन करते हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि धर्म की राजनीति कौन करता रहा है, इसमें मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन अच्छी बात है अगर वो इस चीज को बदलने की कोशिश करते हैं, देश में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, अगर समुदाय की बात नहीं करते हैं, अगर वो विकास की बात करते हैं ऐसा जैसा कह रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हो कि आदमी का व्यक्तिगत जो स्वभाव होता है, पार्टी का जो एजेंडा होता है, जो हिंदुत्व पे जिंदा होता है। मैं हिंदुत्व के खिलाफ नहीं हूं, मैं कभी खिलाफ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं खुद हिंदू हूं। लेकिन मैं इस बात पे मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जब हम अच्छी बात करते थे तो आप ये बुराइयां करते थे। आज वो अच्छी बात करते, जैसे मैंने बोला योगी जी एक एसिड पीड़िता को देखने गए, मैंने तारीफ की कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि एसिड पीड़िता को उनके हॉस्पिटल देखने गए। और तो हम ऐसी इनसे आशा रखते हैं जब दो पार्टियां, एक कभी सत्ता में आती है, कभी दूसरी सत्ता में आती है, तो जब कभी इस तरह का परिवर्तन होता है तो अपोजिशन पार्टी को भी, पोजीशन पार्टी को भी एक दूसरे की अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमारा काम अच्छा है, आप भी जानते हैं कि हमने लखनऊ में जो एक्सप्रेस वे की अभी आप बात कर रहे थे 1090 की, मैंने इनसे बात की, इन्होंने बोला था रोमियो के नाम दिया, मैंने 109 एक अच्छा नाम दिया, आप उसको एडवांस कर दीजिए। हमने 100 किया, आप उसको और अच्छा ज्यादा कर लीजिए, इसमें बुराई क्या है? लेकिन अच्छा करने के बाद कहिए तो सही कि समाजवादी पार्टी की जो काम किया था, उसका जो इनिशिएटिव था वो बहुत अच्छा था, हम उसको और अच्छा करेंगे, इसमें बुराई कहां है? हमने किया है, आप उसको और अच्छा करो। अल्टीमेट पब्लिक ने आपको चुना है, पब्लिक ने आपको। क्या बात करते हैं डॉक्टर अनुराग सिंह? आपके खिलाफ बोल बोल के तो सत्ता में आए हैं, वो कह रहे थे आपने कोई काम ही नहीं किया और आपको लग रहा है कि आपके अच्छे इनिशिएटिव को वो तारीफ कर देंगे। भाई वो कह रहे हैं कि हाईवे के अंदर गड्ढे हैं, मेट्रो कहां चल रही है किसी को पता ही नहीं है, तो रिवर फ्रंट में आज तक रोड की साफ ही नहीं हुई। जो आपकी सबसे, मैं बता रहा हूं आपको, जो आपका सबसे बड़ा मेडल था, जो आपका सबसे बड़ा मेडल था गोमती रिवर फ्रंट, उस पे भी जाके पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि गोमती का पानी जो है वो नाले की तरह है, और अधिकारियों के सामने उन्होंने बात स्थापित करी। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट का काम करो, तब जब डेवलपमेंट का काम करेंगे आप तो ये सब चीजें भी आपको समझ में आएंगी कि फर्क क्या होता है। भाई करें तो सही डेवलपमेंट का काम, अगर किसी की कमी निकालना, देखिए दीपक जी अभी भी मैंने बोला था, अगर हम अच्छा काम करते तो मेरी तारीफ कीजिए, आप अच्छा काम करेंगे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। अल्टीमेट सफर पब्लिक को करना है, अगर पब्लिक के बारे में अच्छा सोचना है तो हम दोनों को एक दूसरे के अच्छे काम की सराहना करनी पड़ेगी, हमको किसी को बहकाना नहीं पड़ेगा। अगर आप सत्ता में आए धर्म के नाम पे, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अब आप अपनी बातों से लोगों को बहकाती है, अपने फेवर में लाती है। इसमें तो साफ कोई रखिए कम से चाहता हूं कि लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नजरिया बदलना चाहिए, लोगों को विकास की बात करना चाहिए। समाजवादी हमेशा विकास की बात करती, मैंने कभी धर्म की बात नहीं की। चलिए ठीक है, आप योगी जी के लिए अपना नजरिया बदल लें, हम भी आपके लिए नजरिया बदल लेंगे या लोग आपके लिए नजरिया बदल लेंगे, लेकिन नजरिए से सोचने की जरूरत है। और वही नजरिया मैं बहुत क्लियर कट जवाब जीवीएल नरसिम्हा राव साहब से मांगूंगा। आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। राव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि योगी जी ने आज बहुत अच्छा काम किया, नवरात्रि का पहला दिन है, उनके हिसाब से उन्होंने फलाहार पार्टी दी, लेकिन सवाल ये है कि 5 कालिदास मार्ग में इफ्तार पार्टी भी होगी कि नहीं? हाँ या ना? मैं भी पूछना चाहता था। अब देखिए तब तो पता चलेगा। मैं ऐसा कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ। जवाब दीपक जी आपने बहुत अच्छा देखिए, मैं इसका जवाब वाला था। मैं इसका जवाब दूंगा आपको, आप चाहते तो दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दीजिए। हम किसी प्रकार की धोखे के राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। मैं हिंदू धर्म का हूं तो मैं अपने घर में मैं रामनवमी मना लूंगा ना, मैं ईद की इफ्तार नहीं रखूंगा मेरे घर में। तो इसलिए किसी तरह का कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई
कोई त्योहार नहीं किया जाएगा, बट लेकिन घर में हम अपने घर में किस त्योहार मनाएंगे, किस त्योहार सेलिब्रेट करेंगे, ये हमारे अपनी धर्म पर आधारित होगा। ये किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाएगा। इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए तो फलाहार पार्टी दी जा रही है और वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए इफ्तार पार्टी दी जाती है। राव साहब कैसे स्पोर्ट्स पर्सन है? ये तो पॉलिटिक्स का बेसिक है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, आपके नए एलआई जो अभी बने हैं रामविलास पासवान जी, वो सब टोपी पहन के इफ्तार पार्टियों में जाते हैं और अपने घरों में देते हैं। ये तो ठीक है कि मोदी जी के आने के बाद इफ्तार बंद हुआ है, वरना प्रधानमंत्री भी इफ्तार पार्टी देते थे। एक मिनट भदौरिया जी, मेरा सवाल नरसिम्हा राव साहब से, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। हाँ दीपक जी, हमारे पार्टी इसे हम 3 साल से यहां केंद्र में सत्ता में रहे हैं। आपने कभी देखा है सरकार की तरफ से किसी भी त्योहार को मनाते हुए? और प्रधानमंत्री जी इस बात पे विश्वास करते हैं, हर त्योहार पर वो कहीं बॉर्डर पे चले गए, कश्मीर में चले गए, सेना के साथ सेलिब्रेट किए थे। तो इसलिए सरकार का कोई धर्म नहीं है। हम केवल सरकार की तरफ से किसी प्रकार के धर्म को सेलिब्रेट करना, ये केंद्र सरकार का अभी तक रवैया नहीं रहा है। हमारे विचार से ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सेलिब्रेट करना चाहिए? किसी भी सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। निजी स्तर पर आप किसी भी त्योहार को सेलिब्रेट करिए, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। तो योगी जी को अगर यह सोचना चाहिए था तो योगी जी को अपने घर में फलाहार कर लेना था। उसको पब्लिसाइज करने की या उसकी पार्टी देने की कोई जरूरत थोड़ी ना थी। राव साहब, सबसे पहले कपड़े बदल लेने चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने जो सरकार की जो अभी तक जो प्रैक्टिस था, मैं एज अ प्रवक्ता मैंने सरकार का, केंद्र सरकार का बताया। तो राज्य सरकार क्या निर्णय करती है इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आप राज्य सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। मेरे विचार से सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर कोई त्योहार का सेलिब्रेशन होता नहीं है। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि पहली बार भगवा हिंदुओं का रंग माना जाता है और पहली बार एक भगवाधारी को आपने देश के सबसे बड़े राज्य की कमान दी है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सिंबॉलिक है। क्या आप इसको सिंबॉलिक मानते हैं मुकेश नायक जी? नहीं, मैं देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने बिल्कुल अपना असली आकार, अपना असली चेहरा जनता के सामने रखा। उन्होंने कोई पाखंड नहीं किया। एक भारत में इस वक्त बहस चल रही है, जैसा अभी कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता शब्द अब पुराना हो गया है। देखिए, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो ये है, मैं मानता हूं दीपक जी, मुझे 1 मिनट का समय देना, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। धर्म जीवन कला की आत्मा है, राजनीति शरीर है। ऐसा शरीर सड़ जाता है जिससे धर्म अलग हो जाता है। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जब धर्म से सांप्रदायिकता का तालमेल होता है तब उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। मुकेश नायक जी, बड़ी थिन लाइन है, बड़ी थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है। इसको आपको समझना होगा और आप इसको बेहतर तरीके से इसलिए समझते हैं क्योंकि आप धर्म के भी बेहद नजदीक रहे हैं। और मेरे ख्याल से जब सांप्रदायिकता और धर्म की बात होती है तब बात यहां पर आ जाती है कि आप किस तरीके से एक बड़े समुदाय के पक्ष में या खिलाफ खड़े होते हैं। मामला वहीं पर खत्म होकर रुक जाता है। देखिए, जो नेता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो विचार बहने की प्रक्रिया है, जो सही राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, विचारवान हैं, उन्हें किसी के पक्ष में खड़े होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को नुकसान ही देश में इसलिए हुआ कि हम सबकी बात करते हैं और आज का ये जमाना है क्षेत्रीय अस्मिताओं की सुरक्षा का जमाना है, किस जाति संस्थाबद्ध जातिवाद का जमाना है, सांप्रदायिकता का जमाना है। आपको स्पष्ट करना होगा कि आप कहां खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। आप अगर ये कहेंगे हम सबके साथ खड़े हैं तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव इसका प्रमाण है। दूसरी बात, मैं चौरसिया जी ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये बात अच्छी लगी
कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर जो हिंदू उग्र राष्ट्रवाद की परिकल्पना थी उसको साकार रूप दिया, उसको मूर्त रूप दिया है। अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि भारत के 21 करोड़ लोगों का सूबा है, उसमें वो एक विशेष हिंदू पद्धति, हिंदू धर्म के होने के नाते जैसे मैं हूं, अगर वो अपनी निजता में अपने रिचुअल्स का, परंपराओं का, मान्यताओं का, रीति रिवाजों का पालन करते हैं तो उन्हें और मुझे दोनों को अनुमति है, सबको अनुमति है। लेकिन जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और धार्मिक कार्यक्रम बनाते हैं वो उत्तर प्रदेश के 21 करोड़ लोगों को, उनकी सामूहिक चेतना को किस तरह से अपने आप में समेटता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए अभी योगी आदित्यनाथ जी को हमें समय देना चाहिए। चलिए हम समय देंगे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन राजीव रंजन जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ को कि आपने फलाहार पार्टी दी है तो आप इफ्तार पार्टी भी दो? जी, देखिए, मैं फलाहार पार्टी का तो स्वागत करूंगा। ऐसी अगर पार्टियां होती है, नवरात्र का उत्सव मनाया जा रहा है और ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था का पर्व है। लेकिन मैं अभी JBL नरसिम्हा राव को सुन रहा था और मुझे इतनी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी लगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उन्होंने एक निजी व्यक्ति मान लिया और एक व्यक्ति के आधार पर उन्होंने कहा कि उनका वो फलाहार तो कर सकते हैं, उन्हें इफ्तार नहीं करना चाहिए। समझा, वो कहीं न कहीं इस देश की जो बहुरंगी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, उन्होंने उसका उपहास उड़ाया है। और ये सत्ता का मद और अहंकार ऐसा बोलने के लिए उनको विवश कर रहा है। न ये जीत आखिरी है, न हार किसी की आखिरी होती है। ये लोकतंत्र है। जीत को विनम्र भाव से ग्रहण कीजिए और जीत का जो जनादेश है उसके मर्म को समझिए। ये फलाहार इफ्तार से आगे सड़क, बिजली, सफाई, बेरोजगारों को रोजगार और कानून व्यवस्था का शासन देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और साथ ही साथ ये हमारे जैसे प्रतिपक्ष में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ये एक चेतावनी भी है कि हमारे अहंकार, हमारे ईगो के टकराव के कारण आपको सत्ता मिली है। अगर हम अभी भी चेते 2019 में गैर भाजपा वोटों का बिखराव अगर हम रोक पाए तो निश्चित तौर पर हम आपकी महत्वाकांक्षा और आपके अहंकार पर लगाम लगाने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल, आप अहंकार और लगाम लगाने में तभी सक्षम हो पाएंगे जब आप अपने लिए एक नेता ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे तो हर शाख पे नेता बैठा है। सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने ये है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने का जो संकेत है, समझने वाले समझ चुके हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ अंदर की बात।